नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अगले हफ्ते संसद में विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया की अग्नि परीक्षा होने वाली है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भले ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया हो, लेकिन सरकार को लोकसभा में कोई खतरा नहीं है, बल्कि सरकार की असली अग्नि परीक्षा होगी राज्यसभा में, जहां सरकार दिल्ली का ऑर्डिनेंस पेश कर सकती है। केजरीवाल तो इसे 2024 का सेमीफाइनल कह ही चुके हैं, क्योंकि यहीं से टेस्टिंग शुरू हो जाएगी कि इस इंडिया गठबंधन में कितना दम है, क्योंकि इससे केजरीवाल और कांग्रेस की दोस्ती में बहुत कुछ तय होगा। न सिर्फ लोकसभा का चुनाव, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों का नतीजा भी तय होगा। क्योंकि अगर केजरीवाल को ऑर्डिनेंस पर थोड़ा सा भी धोखा मिलता लगा तो वो तुरंत कांग्रेस के खिलाफ इन राज्यों में चुनाव लड़ने पहुंच जाएंगे और फिर कांग्रेस के वोट काटेंगे। नतीजा बीजेपी जीत जाएगी। इसीलिए तो इसे 24 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या केजरीवाल ने कांग्रेस को मोदी को हराने का फॉर्मूला दे दिया है? केजरीवाल के पास कौन सी इक्वेशन है जिससे मोदी को हराया जा सकता है? केजरीवाल को किस समीकरण से उम्मीद है कि वो मोदी को हरा देंगे? ये अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ने एक तरह से तमाचा मारा है। बीजेपी का कहना है तुम जिस भी सरकार को चुनोगे, चुन के देख लो, हम काम नहीं करने देंगे। मुद्दा है दिल्ली का अध्यादेश, जिस पर विपक्ष की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते यह अध्यादेश संसद में पेश किया जा सकता है। इसीलिए इस बार फॉर्मूला भी केजरीवाल का है, कैलकुलेशन भी केजरीवाल की है और रियल इंजीनियरिंग भी अरविंद केजरीवाल की ही होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार दांव पर लगी है। अरविंद केजरीवाल का हमेशा से एक ही दर्द रहा है कि दिल्ली में उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। उनका कहना है कि दिल्ली में उनके पास पूरी पावर नहीं है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दिल्ली सरकार को अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर दे दी, लेकिन 19 मई को केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश ले आई और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया है। अब वो एक ऐसा शक्ति परीक्षण चाहते हैं जिससे केजरीवाल को वापस शक्ति मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में विपक्ष को एक करने का मिशन शुरू किया। इंडिया वाले गठबंधन को भी समर्थन इसी आधार पर दिया। पर सवाल यह है कि शक्ति परीक्षण के लिए अरविंद केजरीवाल के पास कितनी पावर है? अरविंद केजरीवाल की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस के पास खुद कितनी शक्ति है? और कांग्रेस बाकी 26 पार्टियों की कितनी पावर अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर कर सकती है? 26 पार्टियों के इंडिया वाले गठबंधन की यह पहली बड़ी परीक्षा होने वाली है। इन पार्टियों के बीच में अभी तक कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले का यह पावर ट्रांसफर फॉर्मूला है, जिसका वक्त बहुत जल्द आ सकता है। This will have to be presented in Parliament. BJP has complete majority in Lok Sabha, but in Rajya Sabha, BJP has only 93 members out of 238. If all the non-BJP parties come together, we can defeat this bill in Parliament. As I've already said, this will be almost like a semi-final for 2024. If this bill is defeated in Rajya Sabha, a very strong message will go all across the country that the entire opposition has come together, and maybe 2024 Modi government is not going to come back. यह अध्यादेश सबसे पहले लोकसभा में आएगा, जहां सरकार इसको आसानी से पास करवा लेगी, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा का आंकड़ा है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी के अपने 301 सांसद हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 31 ज्यादा हैं। एनडीए में बीजेपी के 38 अलायंस पार्टनर्स को जोड़ दें तो मोदी के पास टोटल 331 सांसदों का सपोर्ट है, जबकि विरोधी अलायंस का टोटल नंबर सिर्फ 131 सांसदों का है। लोकसभा में अन्य दलों और इंडिपेंडेंट्स के कुल 76 सांसद हैं। यानी लोकसभा में समस्या तो है ही नहीं, असली समस्या होगी राज्यसभा में। राज्यसभा में फिलहाल कुल सांसदों की संख्या 238 है, क्योंकि कुछ सीटें खाली हैं।
इस हिसाब से बहुमत के लिए 120 सांसदों के वोट की जरूरत है, जो कोई भी कानून या ऑर्डिनेंस पास करने के लिए जरूरी होगा। अब इसी का गणित देखिए। विपक्षी इंडिया गठबंधन के 26 में से 18 दलों के पास ही राज्यसभा सदस्य हैं। इनके कुल राज्यसभा सांसदों की संख्या है 101। इनमें केसीआर की बीआरएस के 7 सांसद जुड़ जाएं तो संख्या होती है 108। इसके अलावा निर्दलीय कपिल सिब्बल जैसे सांसद भी बिल के खिलाफ वोट देंगे। यानी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन को 109 सांसदों का समर्थन मिलता दिख रहा है। यानी बहुमत के आंकड़े 120 से 11 सांसद कम। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए के पास राज्यसभा में कुल 100 सांसद हैं। जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस ने दिल्ली ऑर्डिनेंस पर समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिनके 9 सांसद हैं, यानी संख्या हुई 109। 5 नॉमिनेटेड सदस्य भी सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे तो संख्या होती है 114। इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद भी इस ऑर्डिनेंस पर सरकार का साथ दे सकते हैं। और अगर बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने इस ऑर्डिनेंस का समर्थन कर दिया तो सरकार को और किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बीजेडी के पास 9 राज्यसभा सांसद हैं और उम्मीद है कि वो भी सरकार का ही समर्थन करेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार वो राज्यसभा में सरकार का साथ दे चुके हैं। अगर बीजू जनता दल राज्यसभा से वॉकआउट करने का फैसला भी करती है तो भी सरकार आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि ऐसे में विधेयक पारित करने के लिए 115 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। यानी फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली अध्यादेश को पारित करवाने में सरकार को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन विपक्ष के लिए जरूर थोड़ी समस्याएं खड़ी हैं। जैसे संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए वो वोट नहीं कर पाएंगे, यानी एक सांसद का वोट कम हो गया। दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर जेडीयू को भरोसा नहीं है, इसीलिए जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। जेडीयू के राज्यसभा में 5 सांसद हैं, जिनमें हरिवंश भी एक है। हरिवंश सरकार के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन व्हिप के बाद अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो फिर सवाल यह है कि जब विपक्ष को या इंडिया वाले गठबंधन को पता है कि इस ऑर्डिनेंस पर उन्हें हार ही मिलेगी, तो वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो। असल में इस गठबंधन की ये पहली बड़ी परीक्षा है। अगर इंडिया गठबंधन अपने सारे सांसदों को एकजुट करने में सफल रहता है और इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सब एकजुट होकर वोट कर देते हैं, तो इससे एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे वो दल हैं जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसीलिए इस ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार को पटखनी देने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री 90 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर सदन में लाने की तैयारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 79 साल के शिबू सोरेन की भी तबीयत खराब है, लेकिन वो इस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। इसी तरह से एक बीमार जेडीयू सांसद 75 साल के वशिष्ठ नारायण सिंह वोट देने के लिए एम्बुलेंस से संसद पहुंच सकते हैं। यानी इंडिया वाले गठबंधन की पूरी कोशिश है कि वो अरविंद केजरीवाल को पावर वापस दिलवाए। जो 26 दल कागज पर एक साथ दिख रहे हैं, असल में प्रैक्टिकल रूप से वो एक साथ हैं भी या नहीं, ये इसी अध्यादेश पर वोटिंग से तय होगा। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की दोस्ती का आधार तो सिर्फ ये बिल ही है। 23 जून को पटना में जब विपक्ष के इस गठबंधन की बैठक हुई थी, तो तब तक कांग्रेस ने इस अध्यादेश पर केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया था। इससे पहले केजरीवाल ने पूरे देश में घूमकर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन हासिल कर लिया था, लेकिन कांग्रेस ने हां नहीं की। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पटना वाली बैठक को छोड़कर दिल्ली आ गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ समर्थन चाहते थे। इसके बाद कांग्रेस में सहमति बनी और बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। यहां अरविंद केजरीवाल का खास ख्याल रखा गया। सोनिया गांधी ने खुद उनसे आके बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी केजरीवाल को बोलने का मौका दिया गया। 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को
भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी बेंगलुरु से लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की पक्की दोस्ती हो गई है। राज्यसभा में जब केजरीवाल के सांसद संजय सिंह सस्पेंड हुए तो कांग्रेस ने पूरा साथ दिया। संजय सिंह ने संसद भवन में खुले में रात गुजारी तो कांग्रेस यहां भी उनके साथ थी। यहां तक कि खुद सोनिया गांधी ने सस्पेंडेड सांसद संजय सिंह के हाल लिए संसद परिसर में धरने पर बैठे संजय सिंह से मुलाकात की। संसद में जब विपक्षी सांसदों ने काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन किया तो सबसे पहले यह तस्वीर सामने आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संजय सिंह एक साथ बैठे हुए नारे लगा रहे थे। वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा। यानी कांग्रेस ने पब्लिकली पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का साथ देने की कोशिश की है। कांग्रेस ये दिखाने का कोई मौका नहीं चूक रही कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन ये सब कुछ तो 2024 के लिए ही हो रहा है। तो क्या 2024 में कांग्रेस और केजरीवाल की ये दोस्ती रंग लाएगी और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये देख लेते हैं। ये पता चल रहा है कि दोनों पार्टियां एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में सरकार और एमसीडी दोनों में आप है, इसलिए दिल्ली में 5 सीटों पर आप और 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। इसी तरह से पंजाब में भी आपकी ही सरकार है। पंजाब में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा और राजस्थान में भी सीटें मांग रही है। इसी हिसाब से अगर चुनाव लड़ा गया तो फिलहाल तो यह फॉर्मूला काम करता दिख रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का लेटेस्ट सर्वे यह कहता है कि दिल्ली की कुल 7 सीटों में से बीजेपी को 5 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने के आसार हैं। इसी तरह से पंजाब में कुल 13 सीटें हैं और यहां बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को सारी 13 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन पंजाब में अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो गया तो फिर गेम पलट भी सकता है। यानी फिलहाल तो बीजेपी की 7 से 8 सीटें कम हो रही हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी और विश्वास दिखाएं। दोनों तरफ से ऐसी कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। ये ज्यादा पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, पिछले महीने 18 जून की हैं, जब राजस्थान के श्रीगंगानगर में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रैली की थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था। जाहिर है इन चुनावी रैलियों में उनके निशाने पर बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी होती थी। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बहुत कुछ बदल दिया है, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रैलियां नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल उन्हें कांग्रेस का पूरा समर्थन चाहिए और यह सब कुछ दिल्ली ऑर्डिनेंस की परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को जरा सा भी आभास हुआ कि उनके साथ धोखा हो रहा है तो वो छिटक जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि पूरे गठबंधन का वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो उसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए ही होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन 3 राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर केजरीवाल इन राज्यों में पहुंच गए तो वो कांग्रेस के वोट काटेंगे और जिसका नतीजा यह होगा कि बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी, जैसे कि गुजरात में हुआ। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली और 35 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वोट प्रतिशत 0.62 से बढ़कर 12.9% हुआ, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 43% से घटकर 27% हो गया। कांग्रेस को 1990 के बाद यानी 32 साल में सबसे कम वोट मिले हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते थे। लेकिन सियासत में 360 डिग्री का यूटर्न देखिए। जो केजरीवाल कांग्रेस के लिए बीजेपी की बी टीम थे, वो कांग्रेस की ए टीम हो गए हैं।
In Himachal Pradesh election, we faced the full money of the BJP, the full organizational capability of the BJP, we beat them. And frankly, if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress party, we would probably beaten the BJP there as well. So we are learning. और ये ए टीम ए ही बने रहे, इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस पर अरविंद केजरीवाल के मन की बात हो। उसी से तय होगा कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, वो मोदी को टक्कर देने में कितना सफल होगा। अगर अरविंद केजरीवाल को कहीं भी ये लगा कि कांग्रेस उनका तन मन धन से साथ नहीं दे रही, तो वो टाटा बाय बाय करने में देर नहीं लगाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।